हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे रिट। रिट क्या होती है, इनमें क्या अंतर है और ये कौन कौन सी रिट होती हैं और उनका क्या कार्य होता है, आज इसमें सब बहुत डिटेल से जानेंगे। और इसके बाहर यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन नहीं है रिट का जो इस वीडियो के बाहर होगा। ओके, तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को मौलिक अधिकार व संविधान के संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। ओके, संविधान की रक्षा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ताकि लोगों से जो भी संविधान में लिखा गया है या जो भी संविधान के कानून बनाए गए हैं या फिर सरकार के द्वारा उन कानूनों का पालन करवाना, वो सब कार्य कौन करता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। ओके, उन्हें न्यायपालिका कहा जाता है क्योंकि वो न्याय करने वाली पालिका है। वो लोगों के साथ भी और सरकार से दोनों के साथ बराबर चलती है और न्याय करवाती है। ओके, जैसे हमारी होती है एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है। विधायिका मीन्स संसद, जो भी कानून बनाते हैं उसको विधायिका बोला जाता है। राष्ट्रपति मीन्स कार्यकारी, कार्यपालिका जो कि कार्य करने वाले होते हैं, वो सब आते हैं राष्ट्रपति में। और न्यायपालिका न्याय करने वाले यानी न्यायाधीश जो भी हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सब न्यायपालिका में आते हैं। ओके गाइस, तो देखिए अभी हम देखेंगे कि मौलिक अधिकारों व संविधान के संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है ऑब्वियसली। ओके, अब देखिए इसी संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए बन गया है कि उच्चतम न्यायालय कौन से आर्टिकल के तहत अपनी रिट जारी करता है? 32 आर्टिकल के तहत। ओके, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट अधिकारिता की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, उच्च न्यायालय किससे करता है? राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, उन वो कौन से आर्टिकल के तहत करता है? 226 आर्टिकल के तहत करता है। अब देखिए यहाँ पे है 32 और ये है 226, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आप पहले 2 को 2 टाइम्स कर देंगे। ओके, फिर 3 × 2 6 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे लर्न रख सकते हैं। देखिए 2 को हम 2 टाइम्स, यहाँ पे 32 है ना, आपको एक याद कर लेनी है कि उच्चतम न्यायालय की रेट 32 के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद हम करेंगे कि उच्च न्यायालय की कैसे होती है, तो हम 2 लिख देंगे। पहले तो लास्ट वाला जो 2 डिजिट है इसको हम 2 करके लिख देंगे और उसके बाद 2 × 3 कर देंगे हम, तो वो 6 हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये देखिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि उच्च न्यायालय 226 के अकॉर्डिंगली करता है और उच्चतम न्यायालय 32 के अकॉर्डिंगली करता है। ओके गाइस, अब देखिए उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में अंतर क्या है। अब हमें इसमें अंतर ढूंढना है कि इसमें अंतर क्या है। ओके गाइस, उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रभाव संपूर्ण भारत में है, जबकि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता संबंधित राज्य क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। अब देखिए गाइस कि उच्चतम न्यायालय है, उसकी रिट जो वो 5 रिट्स लगाता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में कौन कौन सी 5 रिट्स होती हैं। तो वो जो 5 रिट्स लगाता है वो पूरे देश में लागू होती हैं, इंडिया के हर एक भाग में लागू होती हैं। ओके, और जो उच्चतम न्यायालय कहता है वो सिर्फ उसी राज्य से होती हैं। ओके, जैसे कई राज्यों के 2 राज्यों का मिलकर एक उच्च न्यायालय होता है, तो दोनों राज्यों में उस उच्च न्यायालय की रिट वो जारी कर सकता है। ओके, बाकियों की जगह नहीं कर सकता वो। ओके, तो देखिए इनमें क्या अंतर है, ये पढ़ रहे हैं हम। ये देखिए, उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा रिटें मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य विषयों के संबंध में जारी करता है। ये देखिए। ओके गाइस, तो ये देखेंगे हम, उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा रिटें मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य विषयों के संदर्भ में जारी करता है। यानी कौन करता है जारी? उच्चतम न्यायालय। ओके, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध प्रतिषेध व उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। अभी जो प्रतिषेध रिट है ना, ये देखिए, ये जो प्रतिषेध रिट है और ये उत्प्रेषण रिट है, ये कौन? ये उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के उनके ऊपर जारी कर सकता है, उनके विरुद्ध जारी कर सकता है। यानी हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी कर सकता है। ओके, देखिए अब देखिए, जहाँ इस प्रकार जहाँ उच्चतम न्यायालय का प्रभाव अधिक क्षेत्र अधिक है, वहीं उच्च न्यायालय का रिट अधिकारिता में विषय क्षेत्र अधिक है।
वस्तुतः दोनों ही न्यायालयों की रिट अधिकारिकता प्रदान करने का उद्देश्य संविधान व मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना है। दोनों की रिट का पालन, दोनों का रिट लागू करने का उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, उद्देश्य होता है मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचाना और मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना और संविधान की रक्षा करना। यही दोनों का संबंध होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम। ये देखिए परमाधिकार रिटें, जो हमारी रिट्स हैं, ये देखिए परमाधिकार रिटें ब्रिटेन के सामान्य कानून की अभिव्यक्ति हैं। भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 to 6 में रिट जारी निकालने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के लिए रिटें निकाल सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के परिवर्तन के साथ साथ सामान्य विधि के उल्लंघन या अवैधता के लिए भी रिट निकाल सकता है। अब हमें जो डिफरेंस नज़र आएगा कि उच्चतम न्यायालय तो सिर्फ मूल अधिकारों के लिए ही रिटें निकालता है, लेकिन जहाँ पे यहाँ पे बात आती है कि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के लिए तो निकालता ही है, लेकिन सामान्य विधि के उल्लंघन, अगर कोई भी सामान्य विधि का उल्लंघन करता है तो उसकी अवैधता के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके, हैबियस कॉर्पस बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, हैबियस कॉर्पस। आपको इन दोनों भाषाओं में याद रखना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि आपसे पेपर में वो एक्चुअली टाइपिंग से, वो कंप्यूटर से टाइप करते हैं तो उसी से वो ट्रांसलेट कर देते हैं, तो आपको वो हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है हैबियस कॉर्पस। ओके, और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले बच्चे खासकर, क्योंकि वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। ओके गाइस, तो देखिए इसका शाब्दिक अर्थ है निरुद्ध या गिरफ्तार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है तब ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता इसी रिट के माध्यम से सुरक्षित की जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या, हैबियस कॉर्पस, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कोई किसी को बंदी बना लिया है। आप बंदी प्रत्यक्षीकरण से ही समझ सकते हैं कि किसी को बंदी बना लिया है, यहाँ पे उसका प्रत्यक्षीकरण करना, उसे प्रत्यक्ष करना है कानून के समक्ष। ओके, किसी को, अब जैसे पुलिस किसी को भी बंदी बना लेती है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कोर्ट में लेके जाना पड़ता है, वरना उसे हमें छोड़ना पड़ता है। ओके, 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में लेके जाना पड़ता है, वरना उसको छोड़ देती है पुलिस। ओके, तो देखिए अब अगर किसी को अगर गिरफ्तार कर लिया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार से लागू होगा, ये देखेंगे अब हम। ये रिट किसी भी व्यक्ति को संबोधित हो सकती है, चाहे वो अधिकारी हो या प्राइवेट काम करता हो, व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में कोई अन्य व्यक्ति है। ओके, इस रिट की अवज्ञा करने पर न्यायालय की अवमानना का दंड दिया जाएगा। न्यायालय इस रिट के द्वारा गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति से गिरफ्तारी किए जाने का कारण पूछता है कि तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यानी हैबियस कॉर्पस के अंडर अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में लेके जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेके जाओगे तो वो आपके विरुद्ध, पुलिस वालों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा कि आपने इसे 24 घंटे से पकड़ के रखा और आप हमारे पास इसे लेके नहीं आए। ओके, या तो आपने इसे पकड़ा ही क्यों, अगर 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो जाए तो उसे छोड़ना पड़ता है। तो फिर देखिए, और जो ये गिरफ्तारी वाला व्यक्ति है ये सरकार से मांग सकता है कि मुझे इन्होंने 24 घंटे से ज़्यादा रखा है, तो इसके लिए वो हैबियस कॉर्पस की रिट लगा सकते हैं सबके ऊपर। ओके, तो ये देखिए हैबियस कॉर्पस क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम। आप इनकी वर्डिंग के अकॉर्डिंगली इनका मीनिंग समझ पाएंगे। ओके, अब देखिए जो हैबियस कॉर्पस है वो कहाँ नहीं लगाई जा सकती, जब निरुद्ध व्यक्ति न्यायालय की अधिकारिकता के भीतर नहीं हो। जो व्यक्ति ने, जिसने गुनाह किया है, वो न्यायालय की अधिकारिकता के अंडर में नहीं आता। जैसे कोई उच्च न्यायालय है उसकी अधिकारिकता में अंडर में नहीं आता। जैसे कोई अभी कई लोग फ्रॉड करके बाहर विदेश चले जाते हैं तो उन पे वो ग्रिट कैसे लगा सकते हैं, बिकॉज वो तो यहाँ पे है ही नहीं इस टाइम। जो वो इंडिया में ही लागू होती है ना, इंडिया के बाहर नहीं, राज्य में ही लागू होती है, राज्य के बाहर नहीं। ओके, जब निरुद्ध व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो, जब कोई व्यक्ति, किसी ने अपराध किया है और मान लिया कि वही दोषी है तो ये रिट नहीं लग सकती। ओके, अब देखिए किसी अभिलेख न्यायालय अथवा संसद द्वारा अवमानना के लिए कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए, कोई भी अभिलेख न्यायालय या संसद द्वारा अवमानना यानी संसद की अवमानना के लिए
कार्यवाही के हस्तक्षेप के रूप में इसको नहीं लगाया जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम पॉइंट परमादेश यानी कि मैंडमस, यानी कि इसमें परमादेश यानी कि बहुत परम आदेश दिया जा रहा है। इसमें इसके वर्डिंग से ही समझ सकते हैं आप कि कोई परम आदेश दिया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति अथवा सार्वजनिक संस्था अपने कर्तव्यों को पूरा ना करे तो न्यायालय उस व्यक्ति या संस्था को अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए कर सकता है। भारत में परमादेश द्वारा अधिकारियों और सरकार के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाती है। ये रिट अपर न्यायालयों तथा अन्य न्यायिक निकायों के विरुद्ध भी उस स्थिति में निकाली जा सकती है यदि वह अपनी अधिकारिकता का प्रयोग करने से मना कर दे और इस प्रकार के कर्तव्यों का पालन नहीं करे। यानी कोई अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। परमादेश क्या है कि परम आदेश देती है उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारों का पालन नहीं कर रहा है। उनको आदेश देती है कि आपको ये कार्य करना पड़ेगा। आप किसी और का कार्य, ये नहीं है कि जैसे कोई वकील है, अब वो वकील है कोई और वो पढ़ाने जा रहा है तो वो तो है नहीं ना, उसको अब काम मिला है कि तुम वकील हो, तुम कोर्ट में पेश हो आके, वो ना करने के अलावा कोई और काम कर रहा है तो उसके ऊपर ये रिट लगाई जा सकती है कि उसे आदेश दिया जाता है कि तुम ये काम मत करो, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा वकील हो तुम वही काम करो। ओके, ये देखिए। और अगर कोई संस्था है जैसे कोई संस्था है वो कोई और कार्य कर रही है, बल्कि उसका काम तो कुछ और है लेकिन वो कर कुछ और रही है, तो सरकार उसे न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि आपका ये कार्य नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते, जो आपको कार्य सौंपा गया आप वही करेंगे। ओके, जैसे कोई सरकारी अधिकारी है, उसको बोला गया है कि जैसे कोई IPS है, वो अगर कोई अपने जो उससे बड़े अधिकारी हैं उनका काम करना शुरू कर देगा तो न्यायालय उसे कह सकता है कि तुम उनका काम नहीं कर सकते हो, तुम्हें अपना ही काम करना है। ये इसके लिए आदेश दिया जाता है, यानी कोई परम आदेश है जो किसी को भी दिया जाता है। देखिए, परम आदेश यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो वो कार्य उसका नहीं है उसको करने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर ये रिट लगाई जाती है, यानी कि उसे आदेश दिया जाता है कि तुम्हारा जो काम है तुम वही करो। ओके गाइस, तो नेक्स्ट देखेंगे अब देखिए कि किस व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश नहीं लगाया जा सकता। देखिए, निजी संस्थाओं व व्यक्तियों के विरुद्ध रिट जारी नहीं की जा सकती है, यानी कि कोई भी ऐसे राह चलते व्यक्ति के ऊपर हम रिट नहीं लगा सकते ना, तो निजी संस्थाओं पे भी नहीं लगाई जा सकती है रिट। ओके, परमादेश रिट अधिकारी की विवेक शक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए। जो भी उनके राष्ट्रपति और राज्यपाल के कर्तव्य हैं उनके पालन के विरुद्ध इस रिट को नहीं लगाया जा सकता है। ओके गाइस, यानी कि जो कोई अधिकारी है, जैसे कोई सरकारी अधिकारी है या कोई सरकारी संस्था है, उनके ऊपर ये रिट ज़्यादातर लगाई जाती है, जो कि है परम आदेश, यानी कि आदेश दिया जाता है कि ये काम आपका नहीं है, जो काम आपका है वो आप करिए, वो होता है परमा आदेश। ओके, यानी परमा आदेश मीन्स मैंडमस। ओके गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम प्रतिच्छेद यानी प्रोविजन। देखिए, ये एक प्रकार की न्यायिक रिट है। ये अधीनस्थ न्यायालयों की अधिकारिकता को नियंत्रण करती है। ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई न्यायालय अपनी अधिकारिकता से बाहर कार्य करता है। प्रोविजन, प्रतिच्छेद यानी कोई काम ऐसा कर दिया है जो उसको नहीं करना था, यानी कोई अभिलेख न्यायालय ने ऐसा काम कर दिया जो उसका नहीं है। अब जैसे क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय जैसे हाई कोर्ट है, उसका सिर्फ एक राज्य के प्रति ही कार्य है तो उसे उस राज्य का ही कार्य करना है, तो अभिलेख न्यायालय उसके नीचे होता है। अब जो अभिलेख न्यायालय है वो किसी एक सिटी का होगा तो उस सिटी से बाहर का वो काम नहीं कर सकते हैं, उसके विरुद्ध ये उच्च न्यायालय रिट लगा सकता है कि आपने सिटी के बाहर का काम क्यों किया, जब आपको इतनी ही सिटी का दिया गया है तो आप उससे बाहर का नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट ये कर उच्च न्यायालय ये रिट लगा सकता है। अधिकारिकता नहीं होते हुए भी अधिकारिकता का प्रयोग कर रहा है। अब जैसे कोई व्यक्ति अधिकारी नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने आप को अधिकारी समझकर उस काम को कर रहा है तो वो नहीं कर सकता। ओके, तो उसके खिलाफ ये रिट लगाई जा सकती है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की जा रही है, यानी जो न्याय के सिद्धांत बनाए गए हैं संविधान के द्वारा उनकी अवहेलना के
विपरीत भी इस रिट को लगाया जा सकता है। ओके, प्रतिच्छेद रिट तब भी जारी की जा सकती है जब कार्यवाही लंबित हो या आदेश नहीं दिया गया हो आदेश से पूर्व। यानी कोई अभिलेख न्यायालय है, उसने अधीनस्थ न्यायालय है सॉरी, तो उसने जब आदेश दे दिया है, अगर वो आदेश चला गया है कि उसने किसी को बोल दिया कि इसको फांसी दी जाएगी है, तो दे दी गई है, तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते ना, उससे पहले पहले ये रिट लगाई जा सकती है। यानी प्रतिच्छेद, यानी कोई किसी बात का छेद किया जा रहा है, इस तरीके से आप ऐसा लर्न कर सकते हैं कि किसी बात का छेद किया जा रहा है कि जो निचली अदालतें हैं उनके ऊपर किस प्रकार से रिट लगाई जा सकती है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम उत्प्रेषण यानी सर्श्योरी। सर्श्योरी में क्या होता है, ये रिट अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए लगाई जाती है। अब देखिए, पहले जो था, जो प्रतिच्छेद थी, ये देखिए, यानी प्रतिच्छेद किया जा रहा है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय का प्रतिच्छेद किया जा रहा है कि आपकी ये कार्य आपकी सिटी के अंडर नहीं आता, उसके बाहर आता, तो ये प्रतिच्छेद है। ओके, अभी देखेंगे हम उत्प्रेषण यानी सर्श्योरी। ये देखिए, ये अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिसमें निम्न न्यायालय अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग ना करे या शक्ति का दुरुपयोग करे, न्यायालय के प्राकृतिक सिद्धांत को भंग करे। यानी कि यहाँ से कोई भी अगर जैसे उच्च न्यायालय है, वो अपने छोटे न्यायालय से किसी भी केस को मंगवा सकता है कि आपके यहाँ अंडर या आपका केस नहीं है, ये हमारा केस हमें दे दीजिए, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कि आपसे नहीं होगा ये। ओके, तो उस तरीके से वो मांग लेते हैं कि ये केस आपसे नहीं होगा, आप हमें दे दीजिए। किसी भी केस को उच्चतम न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है, ये होती है सर्श्योरी। यानी प्रतिच्छेद होता है कि वो अगर कोई भी न्यायालय अपनी सिटी के बाहर का कार्य कर रहा है, तो उससे उस कार्य के लिए उसे बोला जाता है कि तुम वो कार्य नहीं कर सकते, वो प्रतिच्छेद होता है। और उत्प्रेषण होता है कि अगर किसी न्यायालय से कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो उससे जो ऊपर का न्यायालय है वो उससे उस कार्य को ले सकता है कि उसका मैं काम करता हूँ, इसके ऊपर तुम नहीं करोगे। ओके, तो ये देखिए, प्रतिच्छेद एवं उत्प्रेषण रिट में तुलना करनी है, यानी कि इन दोनों में अलग क्या बात है, जो प्रतिच्छेद और उत्प्रेषण रिट है। देखिए, प्रतिच्छेद रिट अधीनस्थ न्यायालयों की अधिकारिकता से परे निर्णय देने से पूर्व सुनवाई के दौरान जारी की जाती है, बल्कि उत्प्रेषण रिट अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय देने के बाद जारी की जाती है। यानी कि प्रतिच्छेद रिट है जो सुनवाई से पहले की जाती है। देखिए, यानी कि सुनवाई के बाद आप उसको प्रतिच्छेद रिट को नहीं लगा सकते। और उत्प्रेषण रिट ऐसी है जिसे हम निर्णय के देने के बाद भी जारी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिच्छेद रिट का मुख्य उद्देश्य न्यायिक त्रुटियों को रोकना है, जबकि उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य न्यायिक त्रुटियों में सुधार करना है। यानी प्रतिच्छेद रिट है वो न्यायिक त्रुटियों को रोकती है, यानी किसी सिटी के बाहर कोई काम कर रहा है ना, तो उसको रोकती है कि तुम्हारा ये कार्य नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते। ये कौन सी रिट होती है, प्रतिच्छेद रिट होती है, यानी कि वो गलत कार्य करने से रोकती है। और उत्प्रेषण रिट क्या करती है, न्यायिकता में सुधार करती है। यानी किसी ने वर्डिक्ट दे दी है, किसी न्यायालय ने वर्डिक्ट सुना दी है, लेकिन वो सही नहीं है, या उसके खिलाफ कोई और ऐसे सबूत मिल गए हैं कि हम उसे बेगुनाह साबित कर सकते हैं व्यक्ति को, तो वो उसमें सुधार करती है। ओके गाइस, तो देखिए, अधिकार पृच्छा तथा कोवरंटो इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति किसी सार्वजनिक अथवा लोकपद को अवैध रूप से धारण करने से रोकना है। पर रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद का अवैध रूप से धारण किए हुए हो। ऐसे व्यक्ति से रिट के माध्यम से पूछा जाता है कि वो इस पद का किस प्राधिकार से धारण किया हुआ है। यानी कोई अवैध व्यक्ति है, उसने जैसे कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का हेड है, वो उसके हेड के लायक नहीं है बनने के, लेकिन वो फिर भी बन गया है, तो उससे वो पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे पहुँच गए जब ये तुम्हारा कार्य नहीं था।
ये सार्वजनिक पद तुम्हें मिल ही नहीं सकता, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए हो। ओके गाइस, जब ये पाया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी लोक पद पर कब्जा बनाए हुए है तो रिट ऐसे व्यक्ति को उस पद से हटाकर उस पद को रिक्त घोषित कर सकती है। यानी कि इस रिट के अकॉर्डिंगली अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य ढंग से नहीं करता या फिर वो किसी और का कार्य कर रहा है, अवैध रूप से कोई भी कार्य होता है, तो वहाँ पे ये रिट जारी की जाती है। अधिकार पृच्छा यानी कि अधिकार से परे का कार्य, यानी उसके अधिकार में ये कार्य नहीं है, वो फिर भी कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अधिकार पृच्छा। यानी अधिकार नहीं है उसका, फिर भी वो कार्य कर रहा है, को वारंटो। ओके गाइस, तो ये देखिए अब इसमें है कि इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं कि कब कब लगाई जाती है अधिकार पृच्छा। चुनौती देने वाला पद लोक पद होना चाहिए। ओके, ऐसा पद अवैध रूप से धारण किया गया हो, जो अवैध रूप से धारण किया गया हो, यानी कि जैसे रिश्वत दे के हो जाते हैं, इस तरीके से जो अवैध रूप से धारण किया गया होगा। गाइस, अधिकार पृच्छा की रिट जारी करना अथवा नहीं करना न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं कर सकता। ये अधिकार पृच्छा है, ये न्यायालय कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। ओके गाइस, अधिकार पृच्छा मीन्स कि वो उसके अधिकार का कार्य नहीं है, फिर भी वो उसे कर रहा है, उसे हम अधिकार पृच्छा कहते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट ले लेंगे अब हम। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, मैं पहले हम इसको कर लेते हैं, एक सेकंड। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। अभी कहीं मत जाइएगा, बिकॉज ऑफ अभी इसके आगे हम बताएंगे कि न्यायालय किस तरीके से रिट जारी करता है। ओके, तो ये देखिए हमारा मैंडमस यानी कोई परम आदेश देना। देखिए, परम आदेश देना, किसी भी संस्था है उस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि ये आपका कार्य नहीं है, आप इसे मत करिए। ओके, और सेकंड क्या है, प्रतिच्छेद, प्रोविजंस। ओके, फोर्थ क्या है, सरिश्योरी। ओके, ये फिर उसके बाद हमने वो करा अधिकार पृच्छा, को वारंटो। ओके गाइस, एक सेकंड रुकिए, एक सबसे ऊपर रह गई है, प्रोविजन, मैंडमस यानी कि अधिकार देना, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी किसी को भी गिरफ्तार किया गया है तो उसके ऊपर। ओके गाइस, तो ये सब थी हमारी रिट्स। अब हम करेंगे कि उच्चतम न्यायालय इनके बारे में क्या बोलता है। ओके, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में क्या अंतर है। अब ये दोनों रिट तो जारी करते हैं, लेकिन दोनों की रिट्स में क्या अंतर है। तो ये रही गाइज हमारी रिट्स। और ये देखिए उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में मैंने आपको पहले बता दिया है क्या फ़र्क अंतर है। ओके, तो ये देखिए हम एक बार इसे देख लेते हैं। परमाधिकार रिटें जो कि 32 और 226 के अंडर लगाई जाती है। हैबियस कॉर्पस यानी कोई बंदी बना लिया गया है उसके प्रति ये है। ओके, अब देखेंगे हम परमादेश यानी मैंडमस, कोई भी अधिकारी का वो कार्य नहीं है, उस संस्था का वो कार्य नहीं है जिसे वो कर रहे हैं और उसके विरुद्ध ये रिट निकाली जाती है। ओके, अब देखिए अब है प्रतिच्छेद, प्रोविजन। यानी कि कोई छोटा न्यायालय है वो अपना आदेश दे चुका है, ओके, कि वो किसी बाहर की सिटी का कार्य नहीं कर सकता। ओके, उसे अपनी ही सिटी के अंडर रह के कार्य करना पड़ता है। प्रतिच्छेद और उत्प्रेषण सर्वस्वी यानी कि कोई भी निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय कोई भी केस को मंगवा सकता है, उसे खुद देख सकता है। ओके, उत्प्रेषण हो गया। अब देखेंगे हम अधिकार पृच्छा यानी को वारंटो, यानी किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा कार्य कर दिया है जो उसका था नहीं, जो उसके अधिकार के अंडर नहीं आता है, अवैध रूप से उस पद के ऊपर बैठ गया है, उसका अधिकार नहीं है उस पद के ऊपर बैठना। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, तो आज हमारी इतनी थी वीडियो। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।